सारे पहलवानों के प्रदर्शन के साथ उस जीमूत ने सबको चुनौती दी। है कोई जो मुझसे लड़ सके? उससे कोई लड़ नहीं सका। भीम तो अंगुलियों पर उस जीमूत को नचा रहा था, उसको थका रहा था, और जब लगा उसे कि अब ये जीमूत पूरी तरह से थक गया है तो उसको उठाया और उसको 100 बार घुमाया और घुमा करके जोर से पटका। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। मैं आप सब भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम सब लोगों ने महाभारत के 3 पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व, माने पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, यहां तक महाभारत को ठीक ढंग से सुना है, समझा है। संश्लेषणात्मक विश्लेषण के माध्यम से हमारे अपने जीवन के लिए यह कैसे उपयोगी हो सकता है उसके बारे में जाना है। आज हम शुरू कर रहे हैं नया पर्व, अज्ञातवास, अज्ञात पर्व। हम सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन, उसने पांडवों के पीछे अपने संपूर्ण गुप्तचर सेना को लगा रखा है। पल पल की खबर उनको मिलती रहे, वो कहाँ है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, यह जानकारी उनको मिलती रहे, इसके लिए वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु पांडवों के सलाहकारों ने, पांडवों के शुभ चिंतकों ने कुछ व्यूह रचना इस तरीके से की कि जिसके कारण से उन तक जो वो चाहते हैं उस प्रकार की सूचनाएं ही जाए, वस्तु स्थिति न जाए। 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, 13वां वर्ष लगने वाला है। अगर 13वां वर्ष जो अज्ञात वर्ष है, में पांडवों के बारे में जानकारी मिल गई और पांडव ज्ञात हो गए कि पांडव यहां हैं, तो पांडवों को 12 वर्ष का फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। यह
शर्त निर्धारित हुई थी। तो दुर्योधन की कंपनी इस प्रकार के षड्यंत्र में लीन है कि वो येन केन प्रकारेण इनको अज्ञात पर्व के अंतर्गत ज्ञात कर ले। द्वैत वन में गुप्तचरों का जाल फैला हुआ है। पांडवों की धौम्य मुनि के साथ में बातचीत हुई और उन्होंने कहा अपने को इस तरीके की योजना बनानी है कि हम 10 दिन पहले यहां से निकल जाए और किसी को भी पता ना चले, और 10 दिन तक हम इस तरीके की यहां तैयारियां करें जिससे लगे कि 10 दिन के बाद पांडव यहां से निकलेंगे। योजना बनी। इंद्रसेन, विशोक, अन्य कर्मचारी, अन्य ब्राह्मणगण धौम्य ऋषि के साथ में 2 दल बना करके, एक कांपिल्य की ओर, एक द्वारिका की ओर जाए। रथ जो जाए उसके पट बंद रहने चाहिए, पूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि गुप्तचरों को यह भ्रम रहे कि ये लोग ज्ञात न हो, इसलिए छुप करके यहां से जा रहे हैं। गुप्तचर आते अलग अलग वेश बना करके खबर लेने का प्रयत्न करते, उन लोगों तक उनको वही खबर दी जाती जो उनको चाहिए थी कि 10 दिन के बाद प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान के समय यज्ञ होगा, धौम्य ऋषि का आशीर्वचन होगा, फिर वो अज्ञातवास की ओर निकलेंगे। ऐसा सब प्रयत्न चल रहा था। किंतु दुर्योधन के गुप्तचरों को भारी निराशा हुई जब दोनों दल कांपिल्य और द्वारिका पहुंच गए और उसके अंदर पांडव थे ही नहीं। वहां पांडवों की प्रतीक्षा कर रहे द्वारिका में बलराम वगैरह को भी आश्चर्य हुआ, इधर द्रुपद धृष्टद्युम्न को आश्चर्य हुआ। बलराम ने कृष्ण से पूछा भी, क्या हुआ, पांडव अपने यहां नहीं आए? उन्होंने कहा अपने यहां आते तो द्वारिका का बच्चा बच्चा पांडवों को जानता है तो ज्ञात हो जाते ना, अज्ञात कहां रहता? तो फिर वो कहां गए? यही तो अज्ञात है। पांडवों ने ठीक ढंग से योजना बनाई। दुर्योधन दूर दूर तक अपने गुप्तचर भेजेगा। तो दूर दूर तक गुप्तचर भेजे जाने के कारण पहली नीति यह बनाई जाए कि दूर ना जाया जाए, बल्कि दुर्योधन की नाक के नीचे ही बैठ करके अज्ञातवास बिताया जाए। उसके लिए कौन सा राज्य उचित होगा? काफी विमर्श हुआ, अलग अलग राज्यों के बारे में चिंतन हुआ, विचार हुआ, धौम्य ऋषि के साथ में भी चिंतन हुआ, विचार हुआ। अंततोगत्वा 5 पांडव और द्रौपदी ये लोग अलग से बैठे और बैठ करके इन्होंने विचार किया कि हमारी नीति क्या रहेगी, कैसी रहेगी। उन अर्जुन के सुझाव पर, भीम के अनुमोदन पर युधिष्ठिर ने मत्स्य प्रदेश, हमारा जो राजस्थान है उसका जो अलवर का जिला है वो उस समय में मत्स्य प्रदेश कहलाता था। हरियाणा से लगता हुआ है, कुरुक्षेत्र भी पास में है, हस्तिनापुर भी पास में है, जिसको आजकल हम विराट नगर कहते हैं, वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। राजा विराट के कारण वो विराट नगर कहलाया। तो विराट राजा के यहां जाना चाहिए, उसके पीछे के कुछ कारण थे। विराट राजा की पत्नी सुदेशना, उनका भाई कीचक, उसने विराट के राज्य पर अपना कब्जा जमा रखा था। वो वहां का सेनापति बन रखा था और महान अत्याचारी, दुर्योधन का दूसरा रूप।
राजा डरते थे, राजा के पुत्र डरते थे, रानी डरती थी, और उसने वहां अन्याय अत्याचार फैला रखे थे। यही नहीं, वो जो कीचक था उसके 100 भाई थे, उसके भी 100 भाई थे, उप कीचक कहलाते थे। उनकी सेना पूरे नगर को लूटपाट करती थी, कोई पैसा नहीं देती थी, जिधर देखो कोई सुरक्षित नहीं था। राजा दुर्बल था। इन लोगों ने सोचा इस प्रकार के राजा के यहां रहने से उसका बल बढ़ेगा, उन्हें सहायता होगी और धीरे धीरे वो पूर्ण रूपेण हमारे प्रभाव में आकर हमारे लिए एक सहयोगी बन जाएगा। उनके वहां चलते एक निर्णय हुआ, अज्ञातवास कहां बिताना, तो विराट के राज्य में, राजधानी में हमें बिताना है। अब किस रूप से बिताएंगे? तो धर्मराज ने आशीर्वाद दिया था कि तुम पहचाने नहीं जाओगे, किंतु फिर भी हमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। तो हम किस किस रूप में, किस किस वेश में, किस किस नाम से वहां जाकर के रहेंगे? विचार विमर्श शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, देखिए मैं द्यूत क्रीड़ा में तो हार चुका हूं, किंतु बृहदश्व ने मुझे द्यूत के पासों से बचने की कला सिखाई थी, इसलिए अब मैं उसमें पारंगत हो गया हूं। तो मैं द्यूत के माध्यम से राजा का सहयोगी बनकर उनका मनोबल भी बढ़ाऊंगा और मनोरंजन भी करूंगा, सभासद बन करके रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, फिर वही द्यूत, कहीं उस द्यूत के चक्कर में ये दूसरा द्यूत ना हो जाए। मुस्कुरा करके कहा धर्मराज ने, निश्चिंत रहो पांचाली, ये द्यूत केवल मनोरंजन के लिए है, क्रीड़ा के लिए है। किंतु एक चीज और है, मैं मेरा नाम रखूंगा कंक। कंक, कंक नाम मेरा लोगों में प्रचारित रहेगा, किंतु हम सब लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। हम इन शब्दों की बजाय गुप्त नाम रखें। तो पांचों भाइयों ने गुप्त नाम रखे। युधिष्ठिर ने रखा जय, भीम ने रखा जयंत, अर्जुन ने रखा विजय, नकुल ने रखा जयंत सेन और सहदेव ने रखा जयद्वल। ऐसे ये 5 नाम निर्धारित हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो मेरे बारे में निर्णय कर लिया, अब मध्यम भीम तुम बताओ तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं पाक शास्त्र में निपुण हूं, इन 12 वर्षों में मुझे कुछ भी खाने को ही नहीं मिला, सूख गया हूं, मैं राजा की पाकशाला का प्रमुख बन जाऊंगा। बल्लव नामक रसोइया, उससे मुझे भी खाने को ठीक ढंग से मिलेगा और 12 वर्ष, 1 वर्ष के अंदर मैं मेरा बल इतना बढ़ा लूंगा कि आगे की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। सबने प्रसन्नता व्यक्त की, ये ठीक है, किंतु तुम्हारा शरीर सौष्ठव देख करके राजा इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि तुम केवल रसोई हो। उनका तो मैं बताऊंगा उनको, मैं मल विद्या में भी पहलवान, पहलवानी के गुर जानता हूं, मैं कुछ पहलवानी करके राजा का मनोरंजन भी करूंगा। हां ये ठीक रहेगा। सबने सहमति दी। तीसरा अर्जुन, तुम? अर्जुन ने कहा कि जब मैं अमरावती इंद्र के पास, वैजयंत के पास गया था, तब उर्वशी मेरे स्थान पर आई थी, मैंने उसके काम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब उसने मुझे श्राप दिया था कि तुम 1 वर्ष तक वृहनला के रूप में, नपुंसक के रूप में नृत्य, संगीत, गायन, वादन, इन सब के कामों में अपने समय को बिताओगे। ये मेरा शाप है।
तो वैजयंत ने कहा था जब तुम अज्ञातवास में जाओगे उस समय यह तुम्हारे लिए काम आएगा। अर्जुन ने जब शिव की उपासना की थी तो शिव ने उन्हें कहा था कि तुम अपने अंदर के तत्व पर विजय प्राप्त करो। उन्होंने साधना की और रूपांतरण कर लिया। अर्जुन ने अपने काम को जीत लिया, इसलिए वो उर्वशी के काम प्रस्ताव को ठुकरा सका। वृहनला के रूप में मैं अंतःपुर की उनकी कन्या उत्तरा और उनकी सहेलियां, राज परिवार के अन्य सदस्य, उनको संगीत, गायन, नृत्य की शिक्षा दूंगा। द्रौपदी हल्के से मुस्कुराई। अर्जुन देख रहा था उन्हें, तो कहने लगा, क्यों पांचाली, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा प्रस्ताव? उन्होंने कहा कि अच्छा तो लगा, पर तुम तुम्हारे अपने शरीर को कैसे बचा पाओगे? उनका मैं पूरे हाथ में चूड़ियां पहनूंगा, कपड़े इस तरीके के पहनूंगा कि जिससे मालूम नहीं पड़े, बच के रहूंगा मैं। ठीक है, अब नकुल और सहदेव की बारी है, तुम लोग क्या करोगे? नकुल ने कहा कि मैं अश्वपाल के रूप में राजा के अश्वों को ट्रेनिंग दूंगा। राजा का कीचक के कारण अपनी सेना पर अधिकार नहीं हो पाता। अगर घोड़ों को वो अपने अधिकार में कर ले तो बिना घोड़ों के सेना व्यर्थ हो जाती है। मैं घोड़ों से संबंधित सब प्रकार की चीजें जानता हूं, इसलिए मैं ग्रंथिक के नाम से घोड़ों की सेवा करूंगा। सहदेव ने कहा, मुझे गौ पालन में विशेषज्ञता हासिल है। यहां तक कितनी गायें हैं, किस किस गाय का क्या क्या लक्षण है, किस किस प्रकार का उसका प्रकार है, दूध कितना देती है, कैसे देती है, ये सब मैं जानता हूं। यही नहीं, मैं उन बैलों को भी जानता हूं जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बंध्या स्त्री गर्भवती हो सकती है। देखिए आप, हमारे यहां का प्राचीन विज्ञान और उसके तत्वज्ञ महारथी, मैं गौपालक के रूप में, तंतीपाल के रूप में विराट को अपनी सेवाएं दूंगा। सबने निर्णय किया और 10 दिन पहले प्रस्थान कर लिया। धीरे धीरे छुपते छुपाते विराट की नगरी में पहुंचे। तब अर्जुन ने कहा, रुको। नगरी में पहुंचने पर हमारे अस्त्र शस्त्रों के कारण से नगरी के लोग हमें पहचान जाएंगे, तो हमें पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। भीम ने कहा, स्थान ऐसा होना चाहिए कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब जरूरत पड़े तब हम तुरंत उसको प्राप्त कर सकें। वो स्थान शहर के पास ही होना चाहिए। तो सहदेव ने कहा, अगर इस प्रकार की योजना है तो ये जो पास का शमशान दिख रहा है सामने, हम वहां चलते हैं। वहां समी वृक्ष है बहुत बड़ा, उसके ऊपर हमारे अस्त्र शस्त्र बांध करके हम रख देंगे। वो झुरमटदार होता है, इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बड़े बड़े कोटर होते हैं, उनके अंदर हम हमारे अस्त्र शस्त्र डाल देंगे। गए नकुल, भीम, इन्होंने उसको बांधा, पेड़ के ऊपर चढ़े, बांध दिया। द्रौपदी ने कहा, कोई दुर्गंध आ रही है। सबने इधर उधर देखा, एक शव किसी ने तांत्रिक क्रिया करके वहां पटक रखा था। इन लोगों ने उस शव को ऊपर लटका दिया। उसकी दुर्गंध के कारण इधर उधर नहीं आएंगे। अपने अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित रखने के पश्चात वे लोग अलग अलग हो गए, किंतु एक निर्णय होना शेष रह गया था। द्रौपदी, पांचाली, तुमने कुछ सोचा? उन्होंने कहा, मुझे क्या सोचना है, मैं 2 ही काम कर सकती हूं, या तो मैं महारानी
या मैं दासी। केश विन्यास विद्या में मैं निपुण हूं। केश विन्यास करने वाली स्त्रियों को सेरेंद्री कहा जाता है। मैं सेरेंद्री के रूप में विराट की रानी सुदेशना के महल में प्रवेश करूंगी और उनके सानिध्य में रह करके सुरक्षित रह जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। सबका निर्णय हो गया, सबने अपने अपने हिसाब से प्रवेश किया। एक एक कर सब लोग राजा के वहां जाने लगे। योग ऐसा था कि वो जो सेनापति कीचक था वो दूसरे राज्यों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रवास पर गया हुआ था, इसलिए पीछे से इन सब लोगों ने अपनी प्रवेश सुनिश्चित कर ली। कंक पहुंचा राज दरबार में, राजा से अपना परिचय दिया। मैं युधिष्ठिर के दरबार में उनका सलाहकार रहा करता था, किंतु पांचों भाई चले गए वन को, इसलिए मैं किसी नए राज्य की खोज में आया। मुझे लगा आपके जैसा राजा मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं आपके पास रह करके द्यूत विद्या में आपको मनोरंजन करूंगा, आपको तरह तरह की अच्छी सलाह भी दूंगा। राज्य चलाने में आपको सलाह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं जानता हूं यहां आपका साला कीचक उसके षड्यंत्र, उसके अन्याय, उनके अत्याचारों के समक्ष आप बोल नहीं पाते। राजा को लगा कि ये व्यक्ति सब जानता है, तुम मुझे कैसे सहायता कर सकोगे? उनका सब तरीके से सहायता कर सकता हूं। मैं आपको अच्छे लोग दूंगा जो वहां से राज्य से विस्थापित होकर के कहीं न कहीं स्थापना के बहाने आपके यहां आ रहे हैं। ठीक है, तुम बहुत उपयोगी हो। राजन, मैं आज आपको पहली सलाह देना चाहता हूं। क्या कभी आपने अपने पाकशाला, भोजनालय उसका निरीक्षण किया? उनका मुझे करने की क्या जरूरत है? आप देखिए, मैं आए हुए 5 दिन हुए पर मुझे मालूम पड़ गया है कि आपकी पाकशाला में अपव्यय हो रहा है। राजा को मालूम तो था, कभी आपने निरीक्षण नहीं किया। चलिए अब निरीक्षण करके आते। राजा राजकुमार उत्तर को लेकर, राजा के एक राजकुमार उत्तर, एक राजकुमारी उत्तरा, 2 पुत्र ही थे, लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां तो कोहराम मचा हुआ था, झगड़े जैसा माहौल बना हुआ था। वहां का जो पाकशाला का अधिपति था चतुर्सेन, राजा को देखते ही कहने लगा, प्रणाम महाराज, आज बहुत ही अच्छा हुआ आप आ गए। मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता, इस्तीफा देना चाहता हूं। मेरी जगह आप इस व्यक्ति को रख लीजिए, इसका नाम बल्लव है, ये बहुत अधिक अच्छा रसोई है, मैं पिछले 4-5 दिन से इससे रसोई बनवा रहा हूं। राजा ने उसको देखा, तुम तो मल भी दिखाई दे रहे हो। उनका हाँ, मैं मल भी हूं, पहलवानी के गुर भी जानता हूं। तो ये झगड़ा किस बात का हो रहा है? कीचक के सैनिक यहां आकर के जोर जबरदस्ती यहां से भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। तो सेना के सैनिकों के लिए तो अलग भोजनालय बना हुआ है, वो यहां क्यों आते हैं? वो तो सब यहीं आकर के भोजन करते हैं, नहीं देते हैं तो मारपीट करते हैं। राजमहल में जाने वाले भोजन पर भी वो अंकुश लगा देते हैं, वो कहते हैं पहले हमें दो। समझ गए राजा, कंक का सुझाव बड़ा उचित था। पाकशाला का अपव्यय इस व्यक्ति के माध्यम से रोका जा सकता है। सेना रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका शरीर श्रेष्ठ वैसा है कि मुख्य के बल पर ही ये सैनिकों को ठिकाने लगा देगा। उसको नियुक्ति दे दी जाती है। वापस आए, फिर कंक ने कहा कि आपकी सेना पर आपका अधिकार नहीं है, आप कर सकते हो। कैसे? आपके घोड़े जो है वो अगर अच्छी नस्ल के हो, अच्छे प्रशिक्षित हो, तो युद्ध के समय में तो वही काम आएंगे ना। अगर घोड़े आपके सानिध्य में हो, आपके अंतर्गत हो, तो सेना पर भी आपका कब्जा हो जाएगा ना। तो घोड़ों को कौन ट्रेनिंग देगा? उनका एक व्यक्ति मेरे पास आया था जिसका नाम है ग्रंथिक, वो इसकी कला को जानता है। बुलाया उसको भी नियुक्ति दे दी।
वृहनला के रूप में अर्जुन आया, उसने अपना परिचय दिया, उसकी परीक्षा ली गई, क्या वो नृत्य, वादन, गायन इन कलाओं में प्रवीण है? था वो। उसने वैजयंत के यहां सारी शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय वैजयंत ने कहा था तुम शिक्षा ले लो उनसे। इस कारण से उन्होंने कहा एक बात तो ठीक है, किंतु तुम वृहनला हो, नपुंसक हो, इसकी क्या गारंटी? अंतःपुर के अंदर तुम जा रहे हो, पहले तुम्हारा परीक्षण होगा। राजा ने अपनी कुछ दासियों को भेज करके उसके पुंसत्व का परीक्षण किया। वो संतुष्ट हो गई, ये नपुंसक है। अब देखिए कितना आत्म संयम अर्जुन ने अपने जीवन में प्राप्त किया था। वो वृहनला के रूप में राजमहल में प्रवेश कर गया। तंतीपाल सहदेव उसने आकर के अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा राजा ने कहा मेरे यहां 1,00,000 पशु है। उन्होंने कहा कि मैं 40 कोस तक पशुओं की जानकारी रखता हूं, और ऐसे बैल जिनके मूत्र को सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री गर्भवती हो जाती है, यह भी मैं जानता हूं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं क्या बैल? श्रेष्ठ बैलों के द्वारा गौवंश कैसे बढ़ाया जाता है, यह क्रिया भी मैं जानता हूं। राजा ने उसको भी नियुक्ति दे दी। अब सब लोगों की नियुक्ति हो गई, सब लोगों का काम चालू हो गया, सेरेंद्री बच गई। वो राजरानी सुदेशना के महल के नीचे से जा रही थी। सुदेशना की दृष्टि उस पर पड़ी, कहा इतनी सुंदर स्त्री हमारे राज्य में ऐसे अकेली कैसे फिर रही है? उसको बुलवाया, परिचय पूछा। उसने कहा मैं तो द्रौपदी की सेरेंद्री रही हूं, केश विन्यास करना जानती हूं। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या सच में केश विन्यास में तुम निपुण हो? एक बार करके दिखाओ। उसने केश विन्यास किए, फूल लगाए, सुदेशना को कहा कांच में देखो, दर्पण में देखो, तुम्हारी आयु आधी हो गई है। खुश हो गई। मैं तुम्हें अपने पास रख तो सकती हूं, पर तुम इतनी सुंदर हो, राजा भी तुम पर मोहित हो सकते हैं। उनका मैं आपके यहां रह सकती हूं, आप मेरा भरण पोषण कीजिए, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैं अवगुंठनवती हूं, घूंघट निकाल के रखती हूं, हर किसी के समक्ष अपना चेहरा नहीं बताती। दूसरा, जूठन, और किसी पर पुरुष से मैं वार्ता नहीं करती, किसी की जूठन नहीं करती। इसमें कोई अर्जा नहीं है। सुदेशना ने उसको भी नियुक्ति दे दी। अब सबके अपने अपने कारोबार चलने लगे। सब अपनी जगह पर बहुत सफल और यशस्वी होने लगे। ब्रह्म उत्सव के नाम से 4 महीने के बाद में एक उत्सव आया। राज्य से भी, जगह जगह से भी, बाहर से भी पहलवान बुलाए गए थे। उनमें से एक जीमूत नामक पहलवान था। सारे पहलवानों के प्रदर्शन के साथ उस जीमूत ने सबको चुनौती दी, है कोई जो मुझसे लड़ सके? उससे कोई लड़ नहीं सका। राजा ने कहा यह तो मेरी ऐठी हो जाएगी। कंक को पूछा क्या कर सकते हैं? अपना जो बल्लभ है रसोईया, क्या वो मल्ल युद्ध का जौहर दिखा सकता है? उनका दिखा सकता है, बुलाओ उसे। बुलाया। तुम इससे लड़ सकते हो? हाँ, लड़ो। उन्होंने अपनी कसी, लंगोट और उतर के अखाड़े में दाव पेच आजमाते हुए, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हुए खूब देर तक राजा और अन्य लोगों का मनोरंजन करते रहे। भीम तो अंगुलियों पर उस जीमूत को नचा रहा था, उसको थका रहा था, और जब लगा उसे कि अब ये जीमूत पूरी तरह से थक गया है, तो उसको उठाया और उसको 100 बार घुमाया और घुमा करके जोर से पटका, खत्म। राजा समेत सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ऐसे राक्षस समान जीमूत का रसोइये बल्लभ ने वध कर दिया। यह सब घटनाक्रम चल रहे हैं।
और अब कीचक, सेनापति कीचक, सुदेशना का भाई कीचक, राजा का साला कीचक, उसका प्रवेश हो गया। वो जब गया था तो उसकी परिवार के लोग यहीं थे, उसके उप कीचक भाई यहीं थे, उसके गुप्तचर यहीं थे। और लौट करके जब आया तो उसको मालूम पड़ गया कि मेरे जाने के बाद राज्य में कुछ परिवर्तन आया है, राज्य वैसे नहीं चल रहा है। मेरे सैनिकों को भोजनालय में प्रवेश बंद हो गया, उनको अपने पाकशाला में ही खाना पड़ता है। राजमहल में भी कोई कंक और सेरेंद्री आए हैं, अंतःपुर के अंदर वरहनला नृत्य सिखा रही है, गौपालक और अश्वपालक भी 2 नए आए हैं। वो अपनी बहन के पास गया और सुदेशना को पूछा, मेरे जाने के बाद में यह सब कुछ परिवर्तन हुआ है, ये नियुक्तियां हुई है, किसको पूछ करके हुई है? इतने लंबे समय से इस परिवर्तन के कारण पहले सेरेंद्री का बल समाप्त हो गया था, किंतु अब उसका भी बल बढ़ा है। वो द्रौपदी के संसर्ग में रहने के कारण से भी उसको बल मिला है। इसलिए उसने अपने भाई को, हमेशा दबी दबी रहती थी, इस बार थोड़ा खुल करके बोला। उन्होंने कहा कि कंक को अनुमति दी गई है तो राजा ने दी है, मैंने नहीं दी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी सेवा में ये सेरेंद्री लगी हुई है तो मैं अपनी केस विन्यास के लिए कोई दासी भी नहीं रख सकती। और बाकी तीनों को किसने रखा है? या तो राजा ने रखा होगा, उसके अलावा तो दूसरा कोई रख नहीं सकता। तो तुम यह सब बात राजा से करो। कीचक ने कहा कि मैं राजा से तो बात करूंगा, किंतु तुम मेरी बहन हो, तुम जानती हो मेरी हर इच्छा तुम पूरी करती रही हो आज तक, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करता रहा हूं, मैं तुम्हारे राज्य का संरक्षक हूं, मेरे बल की धाक के कारण तुम्हारा मत्स्य प्रदेश सुरक्षित है। अगर मैंने छोड़ दिया तुम्हारा राज्य तो शत्रु सेनाएं टूट पड़ेगी। ध्यान रखना, तुम्हारी सेना में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। धमकाया उसने और ये भी धमकी दी, यह जो दासी है ना सेरेंद्री, इसको तुम मेरी सेवा में भेज देना। उनका तुम कैसी बातें करते हो? ये सेरेंद्री है, इसके बारे में तुम जानते नहीं हो। इसके 5 गंधर्व पति है, जो इसकी ओर कुदृष्टि डाल करके देखता है उसी रात उसका वध हो जाता है। उसने डराने की चेष्टा की। कीचक ने कहा तुम मुझे मत डराओ, एक नहीं हजारों गंधर्व भी आ जाए तो उनको चीर कर उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के हवाले कर दूंगा। तुम अपने भाई के सामर्थ्य को कम करके आंक रही हो। खैर, इस सेरेंद्री को तो मैं बाद में देखता हूं, पहले मैं राजा को देखता हूं। राजा के दरबार में गए, वो कंक के साथ में पासे खेल रहे थे और जाते ही कीचक ने कहा कि महाराज, मेरी उपस्थिति में पीछे राज्य में कुछ परिवर्तन हुए हैं। राजा ने उसकी ओर ध्यान न देकर के पास से खेलते हुए बोल रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था। फिर जब जबरदस्ती उसने कहा महाराज मेरी बात सुन रहे हैं आप? अरे भाई, तुम्हारे गुप्तचर है ना राज्य में, तुम्हारी सेना है ना राज्य में, तुम्हारे भाई है ना राज्य में, उनके माध्यम से तुम्हें सब जानकारी मिल ही गई है ना, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? सक पका गया। आज तक राजा ने कभी ऐसा जवाब दिया नहीं था, आज ऐसा जवाब दिया। और मेरे पीछे एक बल्लव नामक रसोइया भी आया जिसने जिमूत पहलवान को मार दिया है। कहीं राजा उसके बल पर तो खुदक नहीं रहे। तरह तरह के विचार कीचक के मन में आने लगे।
उसे लगने लगा मुझे कुछ करना चाहिए। कीचक सेरेंद्री पर हाथ डालना चाहता है। कीचक अपनी सेना के माध्यम से एक बार फिर राज्य में आतंक पैदा करना चाहता है, किंतु उसका भी दुर्देव आ रहा है। उसका भी दुर्देव आ रहा है। अपनी बहन पर दबाव देकर एक दिन उसने उनके महल के बगीचे में सेरेंद्री को फूल चुनते हुए देखा। वो उसकी सुंदरता पर बहुत मुग्ध हो गया। वो उसके पास गया और उसकी विनती करने लगा, तुम मेरे जैसे श्रेष्ठ बाहुबली पहलवान से विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना दूंगा, मैं अपनी सब स्त्रियों को त्याग दूंगा, एक बार मुझे तुम संतुष्ट कर दो। तुम्हारा ये जो सुंदरता है, तुम्हारा जो यौवन है, वो भटकने के लिए नहीं है, वो खत्म होने के लिए नहीं है, वो मेरे जैसे व्यक्ति को तृप्त करने के लिए। ऐसी तरह तरह की बातें करने लगा। द्रौपदी को लगा कि अब मामला बिगड़ रहा है, ये हद से आगे बढ़ रहा है, ये मुझे पकड़ेगा, मुझे यहां से निकलना चाहिए। तो अज्ञातवास की घटनाओं को लेकर के हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।